उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वनों के प्रदेश यानी कि उत्तराखंड में वैसे तो बीते 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन फिलहाल जंगल की आग से राहत है, जबकि अब गर्मी बढ़ने लगी है और जंगलों में आग की घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है। आने वाले दिनों में उत्तराखंड वन विभाग के इंतजामों की परीक्षा हो सकती है। विभाग जंगल की आग की रोकथाम और प्रबंधन को पूरी तैयारी होने की बात जरूर कह रहा है, लेकिन अक्सर बड़ी घटनाओं में वन विभाग बेबस नजर आता है। इसीलिए इस बार जन सहयोग के लिए आम जनता से गुहार लगाई जा रही है, ताकि सामूहिक प्रयासों से जंगल की आग की रोकथाम कर प्राकृतिक संपदा को बचाया जा सके। हर बार की भांति इस बार भी प्रदेश में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग ने कमर कसने का दावा किया है। उत्तराखंड में जंगल की आग की सूचना प्रबंधन प्रणाली को डिजिटल करते हुए वन विभाग ने फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड मोबाइल ऐप विकसित किया है। पहली बार इस प्रकार के ऐप के माध्यम से एक संचार तंत्र विकसित कर आग को काबू करने का प्रयास किया जाएगा। वन विभाग ग्रामीणों से मदद के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में प्रथम चरण में आग की दृष्टि से अति संवेदनशील 12 वन प्रभागों से लगे गांव के प्रधानों और महिला मंगल दल व युवक मंगल दल के अध्यक्षों को विभाग के फायर अलर्ट सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। देखिए, फायर सीजन तो नवंबर से प्रारंभ हो गया है और इस फायर सीजन को लेकर मैं स्वयं भी कई मीटिंग दे चुका हूँ और एक मीटिंग में बहुत जल्दी फिर इसको आने वाले हफ्ते में फिर रखी है। इसमें देखिए, हम लोगों ने कई फायर की वनाग्नि में किस तरह कमी आए इसको देख के लिए कई नवाचार हमने पिछले 3 वर्षों में किए और उसी का परिणाम है कि विगत 3 वर्षों में अगर आप उठा के आंकड़े देखेंगे, 22, 23, 24, 24, 25 में 17, 18, 18, 19, 16, 17, 15, 16 इनके मुकाबले वनाग्नि की जो नुकसान हुआ उसमें कमी आई है। विगत में जरूर बिनसर में मानव हानि जरूर हुई थी, लेकिन कुल मिलाकर के जो अगर आप हेक्टेयर में अगर जाएंगे कितने हेक्टेयर जंगल प्रभावित किए वनाग्नि ने, तो पिछले 3 वर्षों में विगत वर्षों के मुकाबले कम किया। इसका उसका सबसे बड़ा कारण था कि पहली बार हम लोगों ने जिलाधिकारी को भी इसमें इन्वॉल्व किया और जिला प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो जनपद स्तरीय कमेटी है, उससे 2 फायदे हमें हुए। एक फायदा तो ये हुआ कि तत्काल अगर कहीं फंडिंग की आवश्यकता थी तो आपदा प्रबंधन मद से उसमें ऐसा हमें तत्काल उपलब्ध हुआ है। दूसरा, हमें जिला स्तर से मैन पावर की सब उपलब्धता बढ़ी। तीसरा, जो गाड़ियों की आवश्यकता पड़ती थी, जिला प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट से गाड़ियों की हमको जरूरत जो थी वो उसको भी हम लोगों ने बहुत आसानी के साथ मीट आउट किया। इसके अलावा हमने पहली बार जन सहभागिता के माध्यम से किस तरह से वनाग्नि को कम किया जा सके इसको देखते हुए फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटियां ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों के ग्राम पंचायत के प्रधान की अध्यक्षता बनाई, जिसमें युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, वन पंचायत के सरपंच, राजस्व विभाग के कर्मचारी और वन विभाग के कर्मचारी रोका गया। और पहले फेज में उन 472 जो हॉट स्पॉट थे जहां पर वनाग्नि घटनाएं हमेशा ज्यादा होती हैं, उन 472 पंचायतों में हमने इनको का गठन कर लिया और 30,000 रुपया इंसेंटिव भी देने का निर्णय लिया। इसके साथ साथ हर जनपद में 3 अवार्ड हमने रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला 1 लाख का, दूसरा 75,000 का, तीसरा 51,000 का, कि स्थानीय लोग जितना आग को बुझाने में मदद करेंगे 3 पुरस्कार हर जनपद स्तर पर, यानी 39 पुरस्कार राज्य स्तर पर दिए जाएंगे। इसके साथ ही हमारे विभाग के कर्मचारी भी, उनका भी मनोबल बढ़े, तो इसी तरह हमने वन विभाग में भी अवार्ड का निर्णय लिया है कि हर जनपद में भी वहां पर फॉरेस्ट में जो हमारे क्रूज स्टेशन है जिनका सबसे बड़ा योगदान होगा, तो पहले तीन इनाम हर जनपद में भी दिए जाएंगे, ताकि हमारे कर्मचारी जो इसमें इन्वॉल्व है उनका भी मनोबल बढ़े। इसके साथ साथ आपने पिछले बार देखा बिनसर में एक ऐसी घटना हो गई थी कि 6-7 हमारे कर्मचारी चले गए। 5 लाख रुपए का उस समय इसका इंश्योरेंस था। हमने इस बार उसको 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने का निर्णय लिया और 10 लाख रुपए पर जो हमारे फायर वॉचर्स हैं उनका इंश्योरेंस करवा दिया गया है। साथ ही साथ करीबन 5,000 के आसपास हम लोगों ने फॉरेस्ट फायर वॉचर्स भी रिक्रूट कर दिए हैं। और साथ साथ जो पहली इस बार एक नया कदम और उठाया है कि पीसीसी स्तर के अधिकारियों को हर जनपद में नोडल अफसर के रूप में भेजा गया है। 13 जनपदों में 13 नोडल अफसर भेजे गए हैं, ताकि वो लगातार मॉनिटरिंग भी करते रहे, उनके अनुभव का फायदा भी कर्मचारी को मिले और उनकी उपस्थिति से कहीं न कहीं कर्मचारियों पर एक प्रभावी नियंत्रण ही बना रहे। और निश्चित रूप से जन सहभागिता और कर्मचारियों की दोनों के सहयोग से हम वनाग्नि की घटनाओं पर कमी ला सके, इसको लेकर के हम
हल्द्वानी में कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई आरटीए की बैठक में हल्द्वानी शहर के 6 नए रूटों पर सिटी बस संचालक को हरी झंडी मिल गई है। हल्द्वानी शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए शहर के आंतरिक मार्गों पर सिटी बस चलाने को लेकर अब तय हो गया है कि जून महीने से शहर में सिटी बसें दौड़ेंगी और यात्रियों को अब इधर उधर जाने के लिए दो चार नहीं होना पड़ेगा। कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ ही ट्रांसपोर्टर अन्य स्टेक होल्डरों को भी बुलाया गया था और सभी से बातचीत के बाद ये निर्णय लिया गया है कि हल्द्वानी के मुखानी, लामाचौड़, तीन पानी, रामपुर रोड, गोलापार, काठगोदाम सहित पूरे शहर के 6 रोडों पर सिटी बस चलाई जाएंगी। आरटीए की बैठक आज हुई है। इसमें ट्रांसपोर्ट के ऑफिसर्स, बाकी स्टेक होल्डर्स, अन्य ट्रांसपोर्टर्स वो सब भी मौजूद थे। तो पहला निर्णय तो ये हुआ है कि हल्द्वानी में 6 अलग अलग रूट्स पे जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है सिटी बस चलाई जाए, जिसके लिए आवेदन मांगे गए थे। बहुत अधिक संख्या में आए तो जो रूट्स हैं उस पर 20% के हिसाब से हमने इनिशियली अलाउ किया है और 21 जून तक इसकी जो हम चाहेंगे कि 21 जून तक ये यहाँ पे सिटी बस सेवा चल जाए 21 तारीख को। और इसमें जो कंडीशंस रखी गई हैं, जो यूरो 6 की कंडीशंस हैं लेटेस्ट या सीएनजी, वो उसको फॉलो करेंगे। 3 महीने के अंदर अपनी बस खरीदेंगे और इसको चलाएंगे। मैं समझता हूँ कि इससे पब्लिक को बहुत राहत मिलेगी। नई बसेस होंगी और हल्द्वानी में बहुत से कामगार लोग हैं, वर्किंग विमेन हैं, वर्किंग मैन हैं, उनके लिए सेवा नियमित रूप से चलेगी तो शहर को इसका लाभ मिलेगा। सिमिलरली नैनीताल में भी, क्योंकि वहाँ पे पूर्व में एक ऑनरेबल हाई कोर्ट की ओर से एक स्टे है फ्रेश परमिट्स पे, लेकिन ये आरटीए को लगा कि इसमें अगर हम छोटी बसेस चलाते हैं 12-15 सीटर्स की, तो इससे जो व्हीकलर लोड, तो उसमें अभी ये तय हुआ है कि एक हम एप्लीकेशन मूव कर लेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट पे और रिप्रेजेंट करेंगे कि इसकी परमिशन हमें मिल जाए और तदुपरांत इसको किया जाएगा। 35 नए रूट्स भी ऐसे हैं जो कि अभी फिट पाए गए ट्रैवलिंग के लिए और कमेटी ने उसकी संस्तुति की है, तो उसको भी हमने यहाँ पे सैंक्शन दे दिया है। एक निर्णय ये लिया गया कि जो भी हमारे परमिट होल्डर्स हैं, उनको, ड्राइवर्स हैं, उनको बैजेस हम इश्यू करेंगे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जो कि पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ऑथेंटिकेट होके दिए जाएंगे। कुछ ऐसे जो हमारे लाइसेंस होते थे जो कि माल्ड होने के लिए होते थे कॉमर्शियल, उसमें ये पाया गया कि कई बार इनका संचालन मोहल्ले से अधिक आबादी वाले क्षेत्र से हो रहा था और उसमें वहाँ पे जो पब्लिक रहती है उनको असुविधा हो रही थी। तो निर्णय लिया गया कि इसमें एनओसी एक बार लोकल पुलिस से और साथ ही साथ जो नगर निकाय हैं उनसे भी ली जाएगी कि अगर बहुत घनी आबादी है तो उसमें हम इस तरह के परमिट्स नहीं देंगे। टनकपुर के लिए कुछ एडिशनल, हमने 3 यूनियंस हैं, उनमें एडिशनल सर्विसेज हल्द्वानी से टनकपुर जोड़ दी हैं और तो उसका भी लाभ। हल्द्वानी में मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे ने प्रेस वार्ता करते हुए पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि आगामी 22 मार्च तक सभी ग्राम पंचायत में मतदाता सूची का अवलोकन किया जाना है, जिसके लिए सभी ग्राम पंचायत में मतदाता सूची रखी जा रही है। ऐसे में मतदाता अपनी सूची का अवलोकन करते हुए यदि कोई त्रुटि है या नाम छूट गया है तो वे उस नाम को मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे ने बताया कि ग्राम सभा की खुली बैठकों पर भी मतदाता सूची पढ़ाई जा रही है, जिससे कि यदि किसी व्यक्ति के नाम में कोई त्रुटि होती है या कोई नाम छूट गया है तो उन सभी को मतदाता सूची में जोड़ा जा सके। प्रशासन ने आम मतदाताओं से भी अपील की है कि अपनी ग्राम पंचायत में जाकर अपनी मतदाता सूची को एक बार चेक कर ले, क्योंकि मतदान के समय अक्सर ये जानकारी आती है कि मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं है, इसीलिए पहले ही मतदाता सूची को चेक करने के लिए ग्राम पंचायत में रखा गया है। पंचायत इलेक्शन के दृष्टिगत रखते हुए प्रथम चरण हमारा शुरू हो गया, जिसमें निर्वाचन नामावलियां हमारे प्रगणकों द्वारा बनाई गई है। वर्तमान में 1 मार्च से लेकर 22 मार्च तक हमारी निर्वाचन नामावलियों का प्रदर्शन ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है। तो समस्त जनता से अपील है कि इनका अवलोकन कर ले और कहीं पे उनको कोई त्रुटि लग रही है, उनका नाम नहीं जुड़ा है या नाम में कोई संशोधन करना है तो उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। हमारे प्रगणक गाँव-गाँव में जा रहे हैं। जिला इसमें ग्राम पंचायत की खुली बैठक हो रही है, जिसमें दिन निर्धारित है, उसके आधार पे वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और ग्राम सभा की खुली बैठक में नाम पढ़े जा रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि उसका नाम छूट गया है या कोई एलिजिबल है, उसका नाम नहीं आ पाया है या नाम में संशोधन की आवश्यकता है, तो उसके ऊपर वो कार्रवाई वहीं
पिछले साल पहाड़ से लेकर मैदान तक हुई भीषण गर्मी में बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर हाफ गए थे। 45 डिग्री टेम्परेचर तक गर्मी में लो वोल्टेज की समस्या ने एक को भी शोपीस बना दिया था। इस बार भी गर्मी के लक्षण मार्च से ही दिखने लगे हैं, लिहाजा गर्मी के सीजन में लो वोल्टेज की समस्या से लोगों को दो चार ना होना पड़े, बिजली विभाग के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि बिजली विभाग के आला अधिकारी कह रहे हैं कि पिछली गर्मी में लो वोल्टेज से सबक लेते हुए इस बार अपेक्षित सुधार किए गए हैं। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा का कहना है कि टीपी नगर, गोलापार, काठगोदाम सहित अन्य सब स्टेशन पिछले बार की अपेक्षा इस बार उन्हें क्षमतावान बनाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जो अन्य सुधार है वह भी इस महीने के आखिर तक पूरे कर लिए जाएंगे और गर्मी के मौसम में लोगों को बिजली की दिक्कत ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। वो सीजन था, उसमें जिन जिन एरिया में हमारे फीडर वगैरह ओवरलोड हुए थे उनका पिछले साल से सबक लेते हुए हम लोगों ने अभी वर्तमान तक काफ़ी अधिक फीडरों के कंडक्टर वगैरह बदल दिए हैं और जहाँ जहाँ हमारे ट्रांसफार्मर अतिभारित हुए थे पिछले सीजन में उनकी हमने क्षमता वृद्धि भी कर दी है। टीपी नगर का हमारा बिजली घर हो, चाहे गोलापार का हमारा बिजली घर हो, चाहे रानीबाग का बिजली घर हो, चाहे काठगोदाम का बिजली घर हो, वहाँ पे जो भी अपेक्षित सुधार कार्य हमारे थे वो हमने एग्जीक्यूट कर लिए हैं। कुछ बचे हुए कार्य हमारे इस माह में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा शहर के विस्तार को देखते हुए हमने 3 जगहों पर नए बिजली घर का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया था, जिसमें ITI कैंपस हल्द्वानी में एक बिजली घर का निर्माण कार्य चल रहा है, एक जयपुर पाडली गांव में हमारे एक बिजली घर के निर्माण कार्य प्रगति पे है। इसके अलावा हाइडल गेट काठगोदाम पे हमारा एक बिजली घर का निर्माण कार्य प्रगति पे है। इन तीनों बिजली घरों की निविदाएं आमंत्रित हो गई हैं, टेंडर फाइनल होने वाला है। लगभग अगले 1 वर्ष में इन बिजली घरों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जिससे हल्द्वानी शहर की जो अगले आने वाले 4-5 साल की बढ़ने वाली डिमांड है उसको हम लोग मीट आउट करने में सक्षम होंगे। अभी वर्तमान में हमको जो भी पिछले वर्ष का से सबक लेते हुए जो भी सुधार कार्य करने थे वो हमारे लगभग 80% से ज़्यादा हम कर चुके हैं। 10-20% कार्य हमारा अभी वर्तमान में गतिमान है, जो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मई जून के जो पीक गर्मी का सीजन आने वाला है उससे पहले पूर्ण हो। हरिद्वार कोर्ट ने खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यकाल पर फायरिंग के मामले में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को बड़ी राहत दी है। उनके वकील ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने चैंपियन को जमानत दे दी है। कोर्ट का फैसला आते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बता दें कि 26 जनवरी को चैंपियन ने अपने समर्थकों के साथ फायरिंग की थी, जिसके बाद 27 जनवरी को उन्हें 5 अन्य आरोपियों के साथ जेल भेज दिया गया था। हमारी सुनवाई बहुत अच्छी रही और सुनवाई जो हमारी हुई उसमें हमारे सारे जो हमने तथ्य रखे कोर्ट के सामने, कोर्ट ने आज उनको स्वीकार किया और बेल स्वीकार करी गई है और हम कल इसमें जमानती दाखिल करेंगे। क्या कुछ रहा बहस में? क्या देखिए, उनके वकीलों ने तो हमारे कदमों की काठी करी है, लेकिन चूंकि आरोप पत्र आ चुका है, इस समय बहुत लंबे समय से जेल में रहे हैं और जो तथ्य हमने कोर्ट के सामने रखे उसमें बताया कि किस तरीके से इस दो मामले में इन्होंने जो है झूठे तरीके से अपना एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इन लोगों को फंसाया, किस तरीके से झूठे गवाह तैयार किए, किस तरीके से गलत फैक्ट्स लेकर के आए। हमने कोर्ट को वो वीडियो भी दिखाई जो सबसे पहले उमेश जी ने शुरू में ही जिस समय घटना घटी थी उसी समय एक वीडियो उन्होंने मीडिया को बाइट दी थी। उसमें उन्होंने बताया था कि 2 फायर हवा में किए और चले गए, इस तरीके के सारे फैक्ट दिए। फिर सुप्रीम कोर्ट के कुछ हमने ऐसे निर्णय दिए, रिसेंट में ही जैसे भी निर्णय आया था, केजरीवाल जी भी आया था और पे आया था, उस सब में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, यदि आपके भी बैंक से संबंधित कुछ काम छूटे हुए हैं तो उन्हें जल्द से जल्द पूरा कर ले, वरना आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 23 मार्च की मध्यरात्रि रात से 25 मार्च की मध्यरात्रि तक 2 दिवसीय हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। ऐसे में 24 और 25 मार्च को बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ सकती हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों ने देहरादून में प्रेस वार्ता की। इस दौरान UFBU के संयोजक और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के अध्यक्ष इंद्र सिंह रावत ने बताया कि 9 प्रमुख बैंक यूनियनों ने 24 और 25 मार्च को ये हड़ताल बुलाई है। उन्होंने बताया कि बैंक कर्मचारी नौकरी की सुरक्षा, बैंक में अस्थायी नौकरियों की आउटसोर्सिंग बंद किए जाने, सभी वर्गों में पर्याप्त भर्ती किए जाने,
5 डे वर्किंग जैसी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का कदम उठा रहे हैं। इंद्र सिंह का कहना है कि आज बैंकों में पर्याप्त भर्ती की आवश्यकता है। बैंक सार्वजनिक उपयोगिता संगठन है जो हमारे देश के बड़ी संख्या में लोगों को दैनिक आधार पर सेवा प्रदान करते हैं, इसीलिए बैंकों को ग्राहकों और आम जनमानस की सेवा के लिए पर्याप्त स्टाफ का उपलब्ध होना जरूरी है। लेकिन पिछले 1 दशक और उससे भी अधिक समय से यह देखा जा रहा है कि बैंक अपने बैंकों में पर्याप्त कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। ये 1 महीने से हमारा ऑल ओवर इंडिया में देशव्यापी प्रदर्शन चल रहा है, जो कि 24 और 25 मार्च को हमारा ये हड़ताल का प्रोग्राम है। इसमें सर हमारे कुछ ऐसी मांगे हैं जो कि सरकार ने पहले तो मान ली थी, लेकिन अभी वो पीछे हट रही है। आप देख रहे होंगे कि जो आज विभिन्न विभागों में जैसे आरबीआई है, एलआईसी है, डीएफएस है और केंद्र के जितने भी विभाग हैं वहाँ पे 5 डे वर्किंग चल रहा है। लेकिन हमारे जो 12वीं वेतन समझौता आईबीए के साथ हुआ था, उसमें ये था कि हम भी इस वेतन समझौते के बाद आपको ये 5 डे बैंकिंग का लागू कर देंगे। लेकिन आज हमारा इस दुर्भाग्य है कि आज तक हमें आज रोड पे आना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ हमारा ये है सर, आज हमारे बैंकों में वो जो कर्मचारी या अधिकारियों का जो रिक्रूटमेंट है बहुत सालों से प्रॉपर नहीं हो रहा है। आज हम किसी भी अपने ग्राहकों को सर्विसेज देनी चाहते हैं तो वो प्रॉपर नहीं दे पाते हैं और इसका बर्डन हमारे साथियों पे पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि जो यह गवर्नमेंट की एक पॉलिसी बना रही है कि हम इनको कुछ टाइम के लिए 1 साल के 2 साल के लिए यहाँ पे लोगों को जॉब देते हैं, लेकिन ये हमारे सिक्योरिटी पर्पज से भी ठीक नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उनको भी प्रॉपर और परमानेंट कर दिया जाए। तीसरी चीज़ है सर, आप देख रहे होंगे कि आज के टाइम में कहीं भी बैंकों में हमारे स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार होता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी असामाजिक तत्व आके गाली गलौज कर जाता है, हमारी महिला सदस्य हैं उनसे बदतमीजी से बोलता है और हमारी जो अपनी कैश है 20 सारी चीज़ें जो हमारी सिक्योर्ड पड़ी रहती हैं उस पर वो लोग लड़ाई झगड़ा करके उसको एक अफवाह फैला देते। तो सर हम ये समझते हैं कि ये भी हमारे बैंकिंग सेक्टर के लिए और जो जिसको कि आज गवर्नमेंट मानती है कि रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ने जा रही है। अगर हमारा बैंकिंग का प्रॉपर हम लोग सर्विस नहीं दे पाएंगे और हमारी डिमांड जो है ये हमारे जेन्युइन डिमांड है, हम कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि हम कोई अलग चीज़ मांग रहे हो। तीसरी चीज़ ये है सर कि यहाँ पे जो एक पीएलआई होता है उसमें भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप ने इंस्पेक्टर व दरोगाओं के तबादले कर दिए हैं। इनमें 7 इंस्पेक्टर व 31 दारोगा शामिल हैं। ट्रांसफर लिस्ट में कुछ इंस्पेक्टर व दरोगा वे हैं जिनके तबादला वर्ष 2024 में ही हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते उनके तबादले रुक गए थे। आईजी गढ़वाल ने ट्रांसफर लिस्ट जारी करने के साथ ही ट्रांसफर हुए इंस्पेक्टर व दरोगाओं को कार्यमुक्त करने की तिथि भी घोषित कर दी है। सभी जिलों के एसएसपी व एसपी को निर्देशित किया गया है कि ट्रांसफर हुए इंस्पेक्टर व दरोगाओं को 21 मार्च तक कार्यमुक्त कर दिया जाए। आईजी राजीव स्वरूप ने बताया कि वार्षिक स्थानांतरण नीति 2020 के अनुक्रमक में तबादले किए गए हैं। सभी एसएसपी व एसपी को निर्देशित किया गया है कि उन्हें समय पर कार्यमुक्त कर दे। किसी भी दशा में ट्रांसफर होने वाले इंस्पेक्टर व दरोगा को 22 मार्च तक ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश जारी किए हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफा देने के बाद उत्तराखंड में सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। इस मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस में जुबानी हमलों का सिलसिला जारी है। भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और पार्टी ने अपने नियम के तहत प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा लिया है। कांग्रेस पार्टी अपने गालीबाज विधायक और प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा कब लगी? कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अनुशासन के तहत अपना कार्य करती है। लेकिन मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहती हूँ, क्या कांग्रेस ने कभी अपने किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर अनुशासन का डंडा चलाने का काम किया है? उनके गालीबाज विधायक, गालीबाज अध्यक्ष, क्या उनके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी कभी कोई अपनी कार्रवाई करने का काम करेगी? हमने मांग की थी उनसे कि
हरीश धामी जी ने जो विधानसभा के बाहर प्रांगण में खड़े होकर के गाली देने का काम किया था, तो कांग्रेस हिम्मत दिखाए उनको निष्कासित करने की। मुझे लगता है कि कांग्रेस नहीं करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और अनुशासन के तहत और नियम के तहत कार्रवाई करने का काम करती है। तो आरोप लगाने का काम कांग्रेस ना करे, कांग्रेस पहले अपने गिरबान में झांके। अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।